बजट को लेकर काउंटडाउन शुरू हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपी और अब थोड़ी ही देर में संसद भवन में कैबिनेट की बैठक होगी, जिसके बाद ठीक 11 बजे से बजट पेश किया जाएगा। बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 8वीं बार आम बजट पेश करने जा रही हैं। वह 2 बार अंतरिम बजट भी पेश कर चुकी हैं। वहीं यह मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालीन बजट है। इस बजट से किसानों, महिलाओं और मिडिल क्लास को खासी उम्मीदें हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार 8वां और भारत का 79वां केंद्रीय बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। झारखंड में बीजेपी का कहना है कि यह बजट सभी वर्गों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है और यह सर्वहितकारी होगा। तो वहीं श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि केंद्र सरकार हमेशा झारखंड की अनदेखी करती आई है। केंद्रीय बजट में झारखंड की जरूरतों को कभी गंभीरता से नहीं लिया गया। व्यवस्था की जानकारी न हो तो मैं समझता हूँ ऐसे गंभीर विषयों पर टिप्पणी करने से बच्चे कभी हम डबल डिजिट में नहीं गया। तो ये सरकार की सफलता है, लेकिन अब आलोचना करना है विपक्ष में रह के तो वो कर सकते हैं कि बजट अच्छा है और युवाओं के लिए अच्छा हो, खासकर जो मध्यम वर्ग है, जो वो सरकार से अपेक्षा रखती है, उस मध्यम वर्ग पर खरा उतरे, क्योंकि मध्यम वर्ग आर्थिक चक्र का एक तरह से आप कह सकते हैं कि रीढ़ होती है। तो मध्यम वर्ग पर ज्यादा बोझ न डालकर उनको थोड़ी रियायत भी दी जाए, ताकि मध्यम वर्ग भी सुकून की सांस ले सके। और जब उम्मीद तो हम लोग को बड़ी है, उत्साह भी है कि झारखंड के लिए कुछ अच्छा करेगा भारत सरकार और बढ़िया बजट देगा सभी विभाग में। और साथ साथ हम लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा जो बकाया है 1,36 करोड़ रुपया, वो भी जो हमारा रेवेन्यू है वो भी जो है हम लोग को मिलेगा। इस उम्मीद पर हम लोग हैं। बाकी उम्मीद तो हम लोग को बड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अशोक बड़ाइक ने केंद्रीय बजट को लेकर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यह बजट हर बार की तरह इस बार भी अच्छा होगा और सभी वर्गों के हित में रहेगा। पार्लियामेंट के पटल पे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी बजट पेश करेगी। और तरह जब से मोदी सरकार की यह तीसरी कार्यकाल है, आप देखेंगे कि मोदी सरकार जब भी कोई बजट आता है तो कई गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, सभी वर्गों के लिए एक समर्पित बजट होता है। तो मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी और खास करके भारतीय जनता पार्टी जो अंत्योदय की परिकल्पना करते हैं कि अंतिम कोई भी व्यक्ति जो अंतिम पायदान पे हो उसका विकास हो, उसका सर्वांगीण विकास हो, तो उसी को ध्यान में रखकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, ये बजट पेश करती है। और आपको बता दें कि जितने बार आप पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे तो जितने भी बजट अभी तक पेश हुए वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर अर्बन क्षेत्रों से लेकर सभी वर्गों के लिए ये बजट समर्पित रहता है। देखिए, आज पार्लियामेंट के पटल पे देश की वहीं कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने केंद्रीय बजट को लेकर केंद्र पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने महंगाई और बेरोजगारी पर चिंता जाहिर की है, साथ ही झारखंड के बकाया राशि लौटाने की भी मांग की। झारखंड के लिए झारखंड पूर्व में भी आम बजट में ठगा गया था, तो हमें यह लगता है कि इस बार के आम बजट में माननीय वित्त मंत्री झारखंड को ठगने का काम ना करें। सबसे पहले तो हमारा जो हक और अधिकार का पैसा है 1,36,000 करोड़ रुपया, वो झारखंड के जनता को समर्पित कर दे बजट में, तो स्वाभाविक तौर पे अच्छी बात होगी। महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है। बजट में यह प्रावधान होना चाहिए कि महंगाई कैसे हम कम करेंगे, रोजगार का सृजन का उपाय करना चाहिए। तो स्वाभाविक तौर पे आम बजट कहीं ना कहीं सकारात्मक दिखेगा। इसलिए झारखंड के लिए तो आज मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्णकालीन बजट लोकसभा में पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार इस बजट को सदन में पेश करेंगी। इधर लोगों का कहना है कि इस बार का बजट काफी अच्छा होगा। सभी को सरकार से उम्मीद है कि यह बजट जनहित को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और देश के विकास में अहम भूमिका निभाएगा। जो विजन है उसके तहत उन्होंने एक टारगेट बनाया है कि
2047 तक इस देश को विकसित देश बनाना है। तो देश जब विकसित तभी होगा जब हर राज्य विकसित होगा। हम जैसे लोग ऐसा महसूस करते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली माने जिनकी इनकम सालाना 10 लाख तक है, वैसे लोगों के लिए इस बजट में विशेष प्रावधान आने की उम्मीद है। देखिए, महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन महंगाई के साथ साथ इनकम भी बढ़ा है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। 10 साल पहले जो इनकम था, आज इनकम हम लोग का बढ़ा हुआ है। मैं खुद एक गवर्नमेंट जॉब में से रिटायर्ड की हूँ, तो मैं जानती हूँ कि हर साल इंक्रीमेंट मिलता था, बजट बढ़ता ही जाता था, पैसा बढ़ता था। तो महंगाई बढ़ी है, निश्चित रूप से महंगाई बढ़ी है। लेकिन जहाँ तक बजट है, जो बजट बनाया जाता है वो देश के विकास के लिए बनाया जाता है। तो विकास को मद्देनजर रखते हुए तो हमको इसको। और रांची से सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ गए हैं। नैयर, देखिए, मोदी सरकार 3.0 का ये पहला पूर्णकालीन बजट है जो आज पेश किया जाएगा लोकसभा में, लेकिन उम्मीदें काफी ज्यादा कि सभी वर्ग के लोगों को ध्यान में रखकर ये बजट तैयार किया गया है। लेकिन झारखंड की अगर हम बात करें तो देखिए, इस पर सियासत भी हो रही है। सत्ता पक्ष के लोग कई आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना है कि तोहफा रहेगा झारखंड के लिए भी और देश के लिए भी। जी बिल्कुल, देखिए, आज बजट पेश होना है और इसको लेकर जहां बीजेपी के द्वारा जो बताया जा रहा है, उनका साफ कहना है कि जो लास्ट पायदान तक जो व्यक्ति है उस तक यह बजट असर करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि काफी सुदूर इलाके में तक यह बजट लोगों को फायदा पहुंचाएगा। और वही विपक्ष जो है उनका साफ कहना है कि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है, रोजगार बढ़ रही है, इससे कहीं न कहीं इस बजट में लगाम लगाने की कोशिश करनी चाहिए। वही आम लोगों का जो कहना है कि जो विकास जो हो रहा है, विकास के पैमाने पर 2047 को देखा जा रहा है, इसको लेकर महंगाई और बेरोजगारी और जीडीपी यानी कि तीनों को अगर मिला लिया जाए तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 2047 तक देखना है। इसके लिए महंगाई भी बढ़ती जा रही है। हालांकि महंगाई का जो बढ़ने का जो कारण जो लोग बता रहे हैं, वह जो लोगों की जो दिनचर्या है उसकी आमदनी भी बढ़ी है। यहाँ तक कि सरकारी जो पेमेंट आता है 6-7 पे कमीशन, उसमें काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। उसको लेकर अगर महंगाई देखा जाए तो वह नंगे माना जा रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष का जो है वो जो बीजेपी के जो नेता है उनका साफ करना है कि जिस तरह हर साल बजट आता है आम लोगों के लिए और जो गरीब तबके के लिए, उसके लिए आज खास रहने वाला है। लेकिन देखने वाली बात होगा रश्मि की इस बजट में आम लोगों को कितनी राहत मिलती है। और वही दूसरी तरफ मिडिल क्लास के लोगों का साफ करना है कि अगर टैक्स में अगर थोड़ी सी कटौती की जाए तो कहीं ना कहीं जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपना जीवन चला लेंगे। और वही जो झारखंड में जो जेएमएम के जो नेता है या कांग्रेस के नेता है, उनका साफ करना है कि जो बजट पहले भी फेल था, इस बार भी फेल होने वाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई विजन नहीं है, ना महंगाई रोकने के लिए, ना रोजगार का सृजन करने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि तीनों अगर पक्ष अगर लिया जाए तो तीनों का पक्ष में यही साफ करना है कि महंगाई जो बढ़ रही है वह लोगों की कमर तोड़ रही है। देखिए, और महंगाई को कम करना ये बहुत बड़ा चैलेंज भी है सरकार के लिए। लेकिन आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो कई ऐसे क्षेत्र रहे हैं जिसमें अच्छा काम भी हुआ हो, चाहे वो डिफेंस के क्षेत्र में हो, हेल्थ सेक्टर के क्षेत्र में हो, रेलवे के क्षेत्र में हो। इस पर एक्सपेंडिचर काफी ज्यादा किए गए हैं। लेकिन बाकी पैमाने को अगर हम देखें, चाहे वो जीडीपी ग्रोथ की हम बात करें, विकास दर की बात करें, तो इसमें वाकई में और भी ज्यादा तेजी लाने की जरूरत है और इस पर काम भी करना होगा। जी बिल्कुल, देखिए, जीडीपी हालांकि बहुत कम है और इसको बढ़ाने के लिए सरकार हमेशा मार्गदर्शन करते रहती है इकोनॉमिस्ट के साथ। लेकिन इस बार भी जो बजट पेश होने वाला है उसको ध्यान में रखा गया है और काफ़ी इकोनॉमिस्ट से राय मशवरा ली गई है इस बार बजट में। और इसीलिए जो सत्ता पक्ष है उनका साफ करना है कि इस बार जो बजट है आम लोगों के लिए खास भी रहेगा और जो मिडिल क्लास है उन्हें भी रियायत मिलेगा। लेकिन रश्मि, अब देखने वाली बात है, मात्र 1 घंटा आधा घंटा बाकी है कि अब बजट पेश होने में
अब बजट पेश होने के बाद आम लोगों को क्या मिलती है और मिडिल क्लास के लोगों को क्या मिलती है। और वही विपक्ष के द्वारा जो बताया जा रहा है कि जहां चुनाव के मद्देनजर इस बजट को रखा गया है कि जिन राज्यों को फायदा पहुंचाया जाए, और वही जो विपक्ष है एक तरह से झारखंड का सत्ता पक्ष है, उनका साफ कहना है जेएमएम का कि अभी तक से केंद्र सरकार के द्वारा 1,36,000 करोड़ रुपए जो बकाया है वो अगर झारखंड सरकार को मिल जाए तो यहाँ का सर्वांगीण विकास हो सकता है। आधारभूत जो संरचना जो अधर में पड़ी हुई है उसे पूरे कंप्लीट किया जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी रश्मि कि आज के बजट में आम लोगों के लिए क्या खास मिलता है। लगातार ये कहा जा रहा है कि आम वर्ग, मध्यम वर्ग के लोगों को ख्याल में रखकर बजट को तैयार किया गया है। तो जिस टैक्स स्लैब को हटाने की मांग की जा रही है जो 30% है, क्या लग रहा है बजट 2025 में इस टैक्स स्लैब को हटा दिया जाएगा या बरकरार रखा जाएगा, क्योंकि ये मांग उठ रही है। मांगे हमेशा ही इस बात को लेके उठ रही है, लेकिन अब इकोनॉमिक्स जैसे जो बीजेपी के जो इकोनॉमिक्स से जो राय लेते हैं उनके बात पर ही यह तय की जाती है कि बजट किस तरह होगी। अगर वह प्रावधान अगर हित में होगा तो वो प्रावधान को लाया जाएगा, अन्यथा जो पिछले जो बजट में जिस तरह से कटौती की गई है उसे भी रखा जा सकता है। लेकिन इतना तय है कि जो लोग की जो मांग है वो थोड़ा महंगाई पर ज्यादा जोर है, और साथ ही साथ जो टैक्स कटौती है उसको लेकर जो मिडिल क्लास के लोगों को जो मांग जो उठ रही है वह देखने वाली बात होगी कि मिडिल क्लास को कितनी राहत मिलती है। क्योंकि इधर जो मोदी सरकार के द्वारा जितने राशन कार्ड धारियों को जिस तरह फ्री में अनाज दिया जा रहा है उससे कहीं न कहीं उनका तो जो बैलेंस है वो ठीक चल रहा है। लेकिन जो मिडिल क्लास हमेशा अधर में रहते हैं उनका साफ कहना है कि उन्हें कम से कम टैक्स में जो कटौती है वो किया जाना चाहिए, जिससे वो अपना जीवन संवार सके। और साथ ही साथ जिस राज्य में विकास नहीं हो पा रहा है उसे अच्छी तरह से उसे पैकेज भी देना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि बहुत लोगों की आस है इस बजट को लेकर। रश्मि, चलिए बिल्कुल नैयर, और नजर बनी रहेगी कि क्या कुछ खास इस बार के बजट में होता है। खासकर झारखंड के लोग भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। बहुत शुक्रिया नैयर आपका इंतजाम जानकारी के लिए। तो कुछ ही मिनट का वक्त बाकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 8वीं बार आज सदन में बजट पेश करेंगी। 11 बजे बजट पर भाषण होगा। उम्मीदें काफी ज्यादा और लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे कि आखिर क्या कुछ इस बार के बजट में आम लोगों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए रहता है। आज बजट 2025 पेश किया जाएगा। कुछ ही मिनटों का इंतजार बाकी है और नजरें टिकी हुई है कि इस बार के बजट में क्या कुछ खास देखने को मिलता है। हमारे साथ सहयोगी आशुतोष जुड़ गए हैं, आशुतोष का रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच चुके हैं। 11 बजे बजट पर भाषण शुरू होगा और इस बार के बजट से आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट दुनिया तक के लोगों को उम्मीद है कि उनके लिए कुछ खास हो सकता है। इस बार के बजट में खासकर महंगाई की अगर हम बात करें तो महंगाई दर में भी कमी आ सकती है, इस बात की उम्मीद भी लगाई जा रही है। तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट आज पेश करेंगी। आम लोगों से लेकर कॉरपोरेट दुनिया को इस बजट का बेसब्री से इंतजार है और इस बार ऐसा लग भी रहा है कि सरकार महंगाई और टैक्स के मोर्चे पर लोगों को कोई बड़ी राहत दे सकती है। सबसे बड़ा तोहफा तो टैक्स छूट के तौर पर मिलने की उम्मीद जताई जा रही है और बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। थोड़ी देर में लोकसभा में इस बजट को पेश किया जाएगा। बता दें आपको कि प्रधानमंत्री मोदी भी संसद पहुंच चुके हैं और संसद भवन में कैबिनेट की बैठक शुरू हो गई है। 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। आम से लेकर कॉरपोरेट दुनिया तक के लोगों को इस बार के बजट से उम्मीदें काफी ज्यादा। टैक्स के छूट दिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। महंगाई दर में कमी आएगी, ये भी उम्मीद लगाई जा रही है। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशुतोष, उम्मीदें काफी ज्यादा हर वर्ग के लोगों को कि इस बार के बजट में बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ खास होगा, टैक्स में छूट दी जाएगी, ये उम्मीद भी लोग लगाकर बैठे हुए हैं और बस कुछ ही मिनटों का अब तो इंतजार बाकी है। आशुतोष, खास बजट होने वाला है, खास तौर से
बिहार के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो, क्योंकि चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में ये माना जा रहा है कि बिहार को कुछ बड़ा सौगात मिल सकता है। और आपने देखा होगा कि लगातार जेडीयू नेताओं की तरफ से डिमांड की जाती रही है कि बिहार को विशेष पैकेज मिले। तो इस वक्त हम लोग बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन में हैं और आपको हम थोड़ी तस्वीर दिखाएंगे कि आप पीछे मेरे देखें कि यहाँ पर बजट देखने की विशेष व्यवस्था की गई है और केंद्रीय बजट 2025-26 राज्य के उद्यमियों के नजर से, तो जो उद्यमी है वो आकलन करेंगे कि आखिर बजट कैसा है। और स्वाभाविक तौर पर इस बजट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने भी माना है कि जो बिहार का डेवलपमेंट है, एक चरण का डेवलपमेंट वो अब खत्म हो चुका है, अब दूसरे चरण के डेवलपमेंट की बारी है। और दूसरे चरण के डेवलपमेंट में उद्योग धंधे बहुत बड़े पैमाने पर बिहार में लगने हैं और उसकी झांकियां भी दिखनी शुरू हो चुकी है। और हम थोड़ा सा तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर बजट को देखने को लेकर के यहाँ पर व्यवस्था भी की गई है और जो यहाँ पर उद्यमी पहुंचेंगे वो बजट यहाँ पर देखेंगे और उसका आकलन करेंगे कि आखिर बजट कैसा है। तो कशिश न्यूज भी लगातार बजट पर अपनी नजरें बनाए हुए है और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से बजट को लेकर के काफी लोगों में जागरूकता है कि इस बार बिहार को क्या खास मिलने जा रहा है। और यूं ही आप देखेंगे कि जो वित्त मंत्री थी उन्होंने जो साड़ी पहनी है आज के दिन, चूंकि आज का दिन बेहद खास है, उन्होंने जो साड़ी पहनी है वो मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी है और इसी से अंदाजा लगाया जा रहा है कि बिहार के लिए कुछ खास होने जा रहा है दिन। और हमारे साथ पूर्व प्रेसिडेंट हैं BIA के और उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं और इस बजट को लेकर के, क्योंकि चुनावी साल है। सर, आज का दिन बेहद खास है आप लोगों के लिए और चूंकि चुनावी साल भी है, क्या उम्मीदें नजर आती हैं? नहीं, हम लोग को तो काफ़ी उम्मीद है, खास करके 2 पॉइंट पर। एक तो बिहार के लिए और दूसरा है कि इनकम टैक्स पेयर के लिए। बिहार का पर कैपिटा इनकम जो है अभी 50-55 हज़ार है, नेशनल एवरेज 2 लाख के करीब है। तो हम लोग की डिमांड रही है कि बिहार में जब तक कैपिटल इन्वेस्टमेंट, स्पेशल कैपिटल नहीं होगा, तब तक बिहार की तरक्की नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने डिमांड किया है कि 1 लाख करोड़ हर एक साल एक्स्ट्रा सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे बिहार में, तभी हम लोग 10 साल में एट पार पर आ सकेंगे, अदरवाइज नहीं आ सकेंगे। बिना पैसा के कुछ नहीं होगा, जो कि वो पैसा आएगा वो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन में लगे। सर, चुनाव है, चुनाव का साल है, तो ये माना जा रहा है कि कुछ विशेष मिल सकता है। दूसरा हम लोग सोचते हैं कि ना इनकम टैक्स में हम लोग को थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, इंडिविजुअल लेवल पर भी और कॉर्पोरेट लेवल पर भी। खास करके कॉर्पोरेट पर हम लोग जो देख रहे हैं कि जो है नई यूनिट्स है उसको तो मिलती है, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। जो नॉन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, माने प्राइवेट और पार्टनरशिप वगैरह, उसको नहीं मिलती है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि ये डिफरेंस जो है ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि 92% MSME प्राइवेट या पार्टनरशिप फर्म है। तो इसको चुनावी साल है, आपको लगता है कि कुछ विशेष हो सकता है? क्योंकि वित्त मंत्री ने जो भी साड़ी पहनी है वो उस पर मधुबनी पेंटिंग थी। तो ये तो बहुत जरूरी है। यदि बिहार का ध्यान नहीं रखिएगा तो खास करके बिहार का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। वैसे भी 13.5 करोड़ आदमी हैं, यदि बिहार का ध्यान रखा जाएगा तो बिहार आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। बिहार पीछे रहेगा तो देश कितना भी बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद आगे कर दीजिए तो देश थोड़े आगे बढ़ जाएगा। तो सर, स्पेशल पैकेज की जो बात होती है तो आज जो GDP जो डाउन हो रहा है, यदि बिहार का सहयोग और मिल जाए तो GDP हमेशा अच्छा रहेगा। सर, पिछली बार जो घोषणा हुई थी, आपको याद होगा कि पिछली बार की घोषणा में जैसे बाढ़ आपकी सबसे बड़ी समस्या है, उसको सॉर्ट आउट करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से पैसे दिए जा रहे थे। एक्सप्रेस वे का तोहफा मिला, तो वो सफिशिएंट था? और नहीं, वो देखिए, वो लास्ट ईयर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिहार के लिए कुछ किया, वो वही चीज़ हम लोग कर रहे हैं कि वो 10 साल तक लगातार इस तरह की चीज़ें आनी चाहिए, तब जा कर के यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, इंडस्ट्री लगेगी और तभी यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन होगा, अदरवाइज वेल्थ क्रिएशन नहीं हो सकता। जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी, उनका साफ तौर पर कहना था कि बिहार के डेवलपमेंट का एक स्टेज पूरा हो सकता है, जो अगला स्टेज होना है एनडीए सरकार में वो इंडस्ट्री के रूप में होना है और इंडस्ट्री के जो सेक्टर हैं उसमें निवेश होना। 2 तरह से डेवलपमेंट, हम लोग का जो अपना ख्याल है कि 2 तरह से डेवलपमेंट होता है।
वन इज अर्बनाइजेशन, यहाँ पर 15-16% अर्बनाइजेशन है, गुजरात में आज 50% है। चाइना वगैरह क्यों डेवलप किया? 55% 60% अर्बनाइजेशन है। तो अर्बन सेंटर्स अपने आप में वेल्थ क्रिएटर होते हैं और वहाँ पर डिमांड इतनी अधिक क्रिएट होती है कि उसके पीछे पीछे इंडस्ट्री वगैरह सारी चीज़, सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्री हो, सारी चीज़ लग जाती है। तो हम लोग को अर्बनाइजेशन के लिए हमारे पैसा ही नहीं है, तो पैसा नहीं है तो कैसे अर्बन सेंटर्स डेवलप होंगे? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए ये ज़रूरी है कि यहाँ पर पैसा इन्वेस्ट हो। और वो पैसा देखिए, ये क्या है ना कि मनी बिगेट्स मनी, ये आज आप सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 10 साल के बाद उसको टैक्स के रूप में उसको वापस मिल जाएंगे। आज बिहार क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है नेशनल एक्सचेकर में? बहुत मामूली सा कंट्रीब्यूशन कर रहा है। आज जो दूसरे स्टेट कर रहे हैं, आज छोटा सा स्टेट हरियाणा, पंजाब या गुजरात वगैरह जो है, बिहार से आधी आबादी है, वो कितना कंट्रीब्यूट करता है? महाराष्ट्र तो मान लीजिए पहले से कर रहा है। तो हम लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? हम लोग इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ना हमारे पास कुछ है ही नहीं, हम कमाएंगे तब ना देंगे। हम कमाई नहीं, लो इनकम जब 50,000 है, नेशनल है 2 लाख, तो कैसे होगा? आज आप सोचिए ना कि जो बड़े बड़े स्टेट है जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी जो हम लोग रोज़ देख रहे हैं कि उसको फ्रीबीज दे दीजिए, उसको 2,000 दे दीजिए, उसको 3,000 दे दीजिए, उसको 5,000 दे दीजिए। उनके पास पैसा है इसलिए दे रहे हैं, हमारे पास पैसा नहीं है इसलिए नहीं दे पाते। अच्छा, चुनावी साल है तो क्या इस बार क्या उम्मीद करते हैं, क्या बड़ा हो सकता है? स्पेशल पैकेज या फिर और किस सेक्टर में काम? देखिए, हम लोग का तो अपना है कि ये फ्रीबीज वगैरह नहीं होना चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो आगे आपको जनरेट कर सके पैसा। आज हम खा पी करके ख़त्म कर देते हैं तो कैपिटल जनरेट नहीं होता, आगे की जनरेशन बेकार हो जाती है। उसका प्रॉब्लम वहीं का वहीं है। नहीं, ये स्पेशल स्टेटस को लेकर के बार बार हुआ कि स्पेशल स्टेटस दीजिए या स्पेशल इन्वेस्टमेंट कीजिए, बात एक ही है। आप दोनों चीज़ कर दीजिए। अरे क्या होगा यदि आप 10 साल मान लीजिए स्पेशल स्टेटस दे दीजिएगा तो कितना रेवेन्यू आपका लॉस होगा और उससे ज़्यादा इनकम जनरेट हो जाएगी, उससे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। आज एक सरकारी आदमी को एम्प्लॉयमेंट देने में कितना पैसा लग जाता है और एक यदि इंडस्ट्री में लग जाता है तो कितना उसके घर के आसपास सब चीज़ हो जाता है। तो हम लोग को इन चीज़ों पर देखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और हम लोगों की भी नजरें रहेंगी, चूंकि ये बजट से पहले का आकलन था कि कुछ बेहतर हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल आशुतोष, आकलन था ये और उम्मीदें बिहार को भी कि इस बार एक बार फिर से बिहार को कुछ विशेष इस बजट में दिया जाएगा। आशुतोष, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे।